हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम काफ़ी सारी जो मनोविज्ञान में जांच की विधियां होती हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यक्ति अध्ययन। व्यक्ति अध्ययन या फिर इसको हम बोलते हैं केस स्टडी। ओके, देखो व्यक्ति अध्ययन, जैसे इसके नाम से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस विधि के अंदर हम सिर्फ एक कोई स्पेशल केस होता है उसके बारे में बहुत ही डिटेल में जो है स्टडी करते हैं, बहुत ही गहराई से उसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसमें ना सभी जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हम ले सके उतनी ज़्यादा हम लेने की कोशिश करते हैं और हर पक्ष के बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अध्ययन का मतलब ये नहीं है कि एक टाइम में हम सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर करें, है ना। ऐसा होता है कि एक टाइम में हम एक ही व्यक्ति के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करें। एग्जाम्पल के लिए कि हम कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई मनोवैज्ञानिक विकार है तो उसके बारे में उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके परिवार वालों से जानकर, उसके दोस्तों से जानकर, बाकी हर जगह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके। ठीक है, और देखो ध्यान दो इस बात के ऊपर कि एक टाइम में स्पेशल केस, ठीक है, तो वो एक जो केस होता है ना वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक छोटा सा समूह भी हो सकता है जिसकी की जो विशेषताएं हैं वो बिल्कुल समान हो। उदाहरण के लिए जैसे कुछ राइटर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे माधवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर इनके जैसे और राइटर्स। ठीक है, उसके बाद एक संस्थाएं भी हो सकती है कुछ, है ना, जो कुछ जिनकी विशेषताएं समान है। जैसे कि कोई कंपनी है या कोई विद्यालय है जिसमें जो है वो खराब और सफलतापूर्वक कार्य करने वाले विद्यालय, है ना, कि हम देख सकते हैं कि जो विद्यालय खराब प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है और जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे क्या उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, कुछ विशिष्ट घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि जब सुनामी आई थी या पहली बार जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था या फिर जैसे कोरोना काल हुआ, तो इसमें जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका अध्ययन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब होना क्या चाहिए व्यक्ति अध्ययन के लिए कि जो हम जिनकी भी स्टडी कर रहे हैं उनकी विशेषताएं सेम होनी चाहिए। ठीक है, या फिर एक सिंगल व्यक्ति को का भी हम इसके अध्ययन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस तरह की स्टडी तब की जाती है कि जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं ना उसके पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो विधि होती है जब हम इसके द्वारा कोई प्रदत्त जो है लेते हैं तो ये क्या होते हैं कि साक्षात्कार में या प्रेक्षण में या मनोवैज्ञानिक परीक्षण में इन सब चीज़ों का यूज़ व्यक्ति अध्ययन को करने के लिए किया जाता है। यानी अगर हम किसी के ऊपर व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हम साक्षात्कार विधि के द्वारा भी जानकारी ले सकते हैं, प्रेक्षण के द्वारा भी ले सकते हैं और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा भी। यानी आप ये कह सकते हो कि हमें उस व्यक्ति का या उस संस्था का या समूह का या जो भी कुछ है जिसके बारे में हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, हमें हर एंगल से उसके बारे में जानकारी लेनी है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। ठीक है, अब इसका विकास कैसे हुआ, तो जैसे आप लोगों को मैंने काफ़ी बार बताया है सिगमंड फ्रायड के बारे में, तो उन्होंने काम किस पे किया था, नैदानिक मनोविज्ञान में, है ना, और मानव विकास के क्षेत्र में उनका बहुत ही ज़्यादा अपना मूल्यवान योगदान है। तो उनके जो सिद्धांत था उसको हम मनोविश्लेषण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है साइकोडायनामिक। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ से इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया। ओके, उसके बाद प्याजे, हमने पढ़ा है प्याजे के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। इन्होंने अपने खुद के 3 बच्चों का जो है ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण किया था। ठीक है, खुद के 3 बच्चों का, तो ये भी कैसा हुआ, व्यक्ति अध्ययन का एक केस हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हिचकॉक ने इंडिया में खालापुर में राजपूत के बच्चों के सामाजिकरण का व्यक्तिगत अध्ययन किया था और एस आनंद लक्ष्मी ने वाराणसी में बुनकर समुदाय था, जो बुनाई करने वाले होते हैं ना, उनमें जो शैशव काल होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं लगभग 2 साल तक के, उनके स्वरूप का अध्ययन किया कि वो बच्चे कैसे होते हैं। क्योंकि अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों हम केस अध्ययन विधि करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है या जो समूह है या संस्था है कोई भी है उसके बारे में हमें गहराई से अध्ययन करने का और विस्तृत चित्रण ये हमको प्रदान करता है। ठीक है, और इसकी जो हम जब इस अध्ययन को करें
तो देखो सामान्यकरण, क्योंकि हमने किसी एक व्यक्ति के ऊपर अध्ययन किया है या एक समूह के ऊपर अध्ययन किया है, तो उसका सामान्यकरण करने में हमें जो है बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। हम ये नहीं कह सकते किसी की पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी बोल दें कि वो भी इसी तरह के उनके भी जो है फैक्ट रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमें डाटा लेना है बहुत सावधानीपूर्वक उसकी हमें योजना बनानी है। ठीक है, और जो भी हम उनसे डाटा ले रहे हैं हमको उनके साक्ष्यों की एक श्रृंखला बना के रखनी है, यानी कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानकारी लेनी है। देखो, हर विधि की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ सीमाएं होती है, और इसलिए जो अनुसंधान करता है उससे ये आशा की जाती है कि वो किसी एक विधि के ऊपर जो है डिपेंड ना रहे, वो अपने प्रयोग के दौरान या अपना डाटा लेने के दौरान कई सारी विधियों का प्रयोग करे, जिससे कि क्या हो कि विश्वसनीयता या वैधता बनी रहे। क्योंकि अगर बहुत सारी विधियों से हमने डाटा लिया है और वो समान रिजल्ट दे रही हैं, तो फिर हम निश्चित हो सकते हैं कि हमारे जो रिजल्ट हैं या जो परिणाम है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि जब प्रदत्त होते हैं वो क्या होते हैं, उनको इकट्ठा करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। अब हम जानेंगे नेक्स्ट स्टेप के बारे में, प्रदत्त विश्लेषण के बारे में। ठीक है, जो हमने पीछे की क्लासेस में हमने पढ़ा है ना कि समस्या को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद प्रदत्त संग्रह करते हैं, है ना, प्रदत्त संग्रह के दौरान कुछ विधियां होती हैं, फिर प्रदत्त विश्लेषण करते हैं, सबसे लास्ट में हम जो है अपना रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या सीखा कि प्रदत्त को कैसे लेना है, डाटा को कैसे इकट्ठा किया जाता है। अब हम क्या सीखेंगे कि जो हमने डाटा ले लिए हैं हम उनसे कोई भी जानकारी कैसे निकालें। तो जब हम डाटा से सूचनाएं निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रदत्त विश्लेषण, और इसके लिए दो तरीके की विधियों का प्रयोग किया जाता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक विधि। परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव, जिसमें हम गणना करते हैं, और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, जिसमें हम विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली विधि जो है परिमाणात्मक विधि है। देखो, दोनों विधियां अपनी अपनी जगह पे ठीक है, इनमें कोई अच्छी या कोई बुरी नहीं है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण में अभी तक हम पीछे जितनी भी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं कि जो परीक्षण होते हैं, प्रश्नावली होती हैं या संरचित साक्षात्कार होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ प्रश्नों को हम पूछते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं, प्रश्नों की कुछ श्रृंखलाएं होती हैं, उनको हम पूछते हैं, और फिर ज़्यादातर में क्या होता है कि उनके संभावित उत्तर उनके सामने दिए होते हैं। मोस्टली जैसे यस नो दिए रहते हैं किसी क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, या फिर आप लोगों से ऐसे पूछ लेंगे कि आप इससे सहमत हैं, नहीं है सहमत, या थोड़े सहमत है, ज़्यादा सहमत है, असहमत है। इस तरह से जो है आपको उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। और ये जो ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं होती हैं ना, हम इनको कभी कभी यस, जैसे मान लिया यस के लिए 1 दे दिया, नो के लिए 0 मार्किंग है, तो हमने क्या किया कि जो उसने अपने रिजल्ट दिए वो हमारे पास क्वांटिटेटिव में आ गए, यानी परिमाणात्मक रिजल्ट हमारे पास में आ गए। और फिर हम क्या करते हैं कि इनके आधार पर जो परिणाम हमारे पास में आए हैं हम उनका योग कर लेते हैं, सब क्वेश्चंस पे किसको किस क्वेश्चन पे कितने नंबर मिले हैं, और फिर हम उनके आधार पर क्या करते हैं कि वो अंकों के द्वारा हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति इस एबिलिटी में कितना है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि हम अनुसंधानकर्ता जो है आपस में अगर किसी एक समूह के जितने नंबर आए हैं, टोटल जितना है किसी विशेष एबिलिटी में, उसको के बेस पे दूसरे समूह से वो तुलना कर सकता है ना, या फिर वो 2 व्यक्तियों की तुलना कर सकता है। और इसके लिए तुलना करने के लिए या रिजल्ट निकालने के लिए इस विधि से कुछ सांख्यिकी विधियों के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है, जो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी। हम आगे भी मनोविज्ञान में पढ़ेंगे इनके बारे में। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिनको हम बोलते हैं, माध्यिका, बहुलांक, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, परिवर्तनशीलता की विधियाँ यानी वेरिएबिलिटी की मेथड्स, प्रसार, चतुर्थांक विचलन, मानक विचलन, सहसंबंध गुणांक आदि के बारे में हम जो है पुरानी क्लासेस में यानी 10th क्लास तक बच्चे को इस चीज़ की जानकारी हो जाती है, या फिर अगर नहीं भी है तो हम आगे आने वाली क्लासेस में इनके बारे में पढ़ेंगे। इन सांख्यिकी विधियों के माध्यम से जो हमारे प्रदत्त प्राप्त हुए हैं उनको हम विश्लेषण करके उनसे कोई अर्थ निकालते हैं। ठीक है, इतना भी आपको आई होप कि समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आता है गुणात्मक विधि। देखो आप लोगों को भी ये बात पता है कि जो मानव के अनुभव होते हैं ना वो बहुत जटिल होते हैं, ठीक है। और ये जटिलता जो है मतलब ऐसा तो नहीं होता ना हर बार कि आपसे हम कोई क्वेश्चन पूछे और उस क्वेश्चन का जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में दे जिससे कि हम उन पे कोई नंबर दे के मार्किंग कर सके, होता नहीं है ना। जैसे कि अगर हम किसी से ये जानना चाहें कि कोई माँ है, अगर उसका बच्चा उसके साथ में नहीं है तो वो कैसा फील कर रही है ना। तो उसके लिए हमें क्या सिर्फ एक क्वेश्चन पे हाँ या ना में जवाब लेना सही रहेगा? नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको उसकी पूरी बात सुननी पड़ेगी जिससे कि हम समझ सके कि वो कैसा फील कर रही है और हम उसकी जो पीड़ा है ना, जब उसका बच्चा उसके साथ में नहीं है तो उसको हम कैसे डिफाइन करें। इसके लिए हमें क्या करते हैं कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि गुणात्मक विधियों का प्रयोग करेंगे। मनोविज्ञान में गुणात्मक विधियाँ, इनको जो बोलते हैं हम विवरणात्मक विधियाँ भी बोलते हैं, यानी कि वो अपने अनुभवों को हमें एक स्टोरी की तरह सुनाएंगी या लिख के बताएंगी, है ना। सिर्फ एक क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चंस इनके द्वारा इस तरह की प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता है, ठीक है। और इसके में हम क्या कर सकते हैं कि जो सहभागी परीक्षण है उस विधि का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। पीछे हम पढ़ के आए हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप पीछे की इसी चैप्टर की वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद असंरचित साक्षात्कार हो गया, ये भी हमने पढ़ा है ना। और बाकी के जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं कि टेप रिकॉर्ड के माध्यम से, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में जो है या फिर अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से जो है अपने जो है हम जो डेटा है वो ले सकते हैं। और इसमें देखो एक बात होती है कि जो परिणात्मक विधि थी उसमें हमने सांख्यिकीय विश्लेषण किया, लेकिन यहाँ पे सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता क्योंकि आप एक स्टोरी का सांख्यिकीय विश्लेषण कैसे करेंगे, ठीक है। बल्कि इसमें क्या करते हैं कि अनुसंधानकर्ता जो होता है विश्लेषण विधि का उपयोग करके इनसे जो है एक जानकारी प्राप्त करता है कि क्या है, ठीक है। और स्वभावतः ये जो रिजल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा विवरणात्मक होते हैं। तो देखो ऐसा भी नहीं है कि जो परिणात्मक विधि और गुणात्मक विधि हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कब इन दोनों विधियों को साथ में मिला के अगर हम कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वो जानकारी ज़्यादा सही होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिक जांच की सीमाएं। देखो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान जब हम करते हैं, कोई डाटा लेते हैं तो उसके सामने कुछ ऐसी कमियां भी होती हैं जो नहीं, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि हम हर चीज़ मनोवैज्ञानिक जांच में जो है कुछ उसकी जो सीमाएं होती हैं उनके बारे में हम पता करेंगे। तो इसके बारे में कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहली होती है वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव। देखो आप लोगों को पता होगा, जैसे भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, शून्य से प्रारंभ होंगे, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको एक मेज की लंबाई को नापना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे उसको नापना। और हम जैसे वो 3 या 4 फीट लंबी, और हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि 0 से 3 फीट लंबी है ये, है ना, 0 से मापना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो मनोवैज्ञानिक मापन है वहाँ पे 0 से शुरू किया जा सके, नहीं, किया नहीं जा सकता। अब अगर कोई व्यक्ति है तो हम ये नहीं कह सकते दुनिया में किसी भी व्यक्ति के अंदर कि उसकी बुद्धि जो है शून्य है, क्योंकि किसी न किसी मात्रा में बुद्धि जरूर उपस्थित होती है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ में जो है बुद्धि शून्य नहीं होती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मात्रा में कम हो सकती है, बुद्धि मात्रा में कम हो सकती है। और हम क्या करते हैं फिर ऐसे में कि अपनी मर्जी से हम कोई भी बिंदु को शून्य बिंदु मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इस चीज़ को आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर शून्य नहीं होता कभी भी, है ना, 98 पॉइंट समथिंग होता है नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन फीवर कब माना जाता है, इससे थोड़ा बढ़ने के बाद माना जाता है। 99 पे 100 पे फीवर माना जाता है। लेकिन अगर हमें फीवर नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे बॉडी का जो तापमान है या टेम्परेचर है वो शून्य हो गया है। हमने बस ये नापने के लिए कि बुखार है या नहीं है, हमने एक ये 98 को एक ऐसा बिंदु मान लिया है जिसके ऊपर अगर जाती है हमारा टेम्परेचर तो हमको क्या होगा, बुखार हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। और अगर इसके नीचे जा रहा है टेम्परेचर तो हम लोगों का जो है तापमान बॉडी का गिर जाएगा, हमें ठंड लगने लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह से मनोविज्ञान में भी हम अपनी मर्जी से जो है कोई भी बिंदु मान लेते हैं कि ये यहाँ पे हमारा शून्य है। जैसे कि किसी परीक्षण में हमने कुछ
लब्धांक या अंक प्राप्त किए हैं, है ना। शिक्षक क्या करता है कि उनको एक क्रम में लगा देता है कि फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे है, थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों का की क्लास में भी जैसे फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में भी क्या होता है कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि क्लास में फर्स्ट सेकंड बच्चे आते हैं। मान लिया फर्स्ट जो बच्चा आया है उसके 80% मार्क्स हैं, ठीक है। सेकंड वाले के जो हैं 79% मार्क्स हैं, ठीक है। कितने मार्क्स हैं? 79%। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और जो थर्ड है उसके 60% मार्क्स हैं, ठीक है। अब देखो हमने पोजीशन डिक्लेयर कर दी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन नंबरों में कितना अंतर है। यहाँ पे सिर्फ +1% ज़्यादा है इसके, और यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं? 19% ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मनोविज्ञान में ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा ही जो गैप है वो सेम रहे। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक उपकरणों का सापेक्षिक स्वरूप। तो देखो मनोविज्ञान में जब हम उपकरण यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम जो है प्रदत्त लेना चाह रहे हैं या डाटा लेना चाह रहे हैं, जैसे जितने भी हमने पीछे बात करी, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सारे के सारे क्या है? मनोवैज्ञानिक उपकरण हैं, या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी मनोवैज्ञानिक उपकरण हैं जिनकी सहायता से हमें कोई जानकारी या हमें कोई डाटा मिल रहा है। अब ऐसा नहीं होता कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण अगर किसी क्षेत्र विशेष के लिए वो सही है तो दूसरे क्षेत्र के लिए भी वो सही होगा। उदाहरण के लिए कि हमने शहरी छात्रों के लिए कोई परीक्षण विकसित किया है ना, और इसमें क्या था कि कुछ इस तरह के एकांश थे जैसे बहुमंजिल इमारतें, हवाई जहाज, मेट्रो, रेल आदि। तो ऐसे परीक्षण को ना हम जनजातीय बच्चे जो होते हैं ना उनके ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को इनके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। या फिर आप ऐसे सोचो कि इंडिया के बाहर के कुछ परीक्षण हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, तो उनको हम अपने संदर्भ में यानी भारतीय संदर्भ में वो उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ की संस्कृति के लिए, वहाँ के लोगों के को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। अगर हमें उन्हें भारतीय संदर्भ में लगाना है तो उनका पहले हमें हमारे देश की जो जनसंख्या है या पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि जो भी मनोवैज्ञानिक उपकरण होते हैं उनका स्वरूप ऐसा होता है ज़्यादातर का कि वे पूरी दुनिया में अप्लाई नहीं हो सकते हैं। सिर्फ जिस क्षेत्र के लिए या जिन लोगों के लिए वो बनाए गए हैं वो सिर्फ उनके लिए ही उपयुक्त होते हैं। तो ये भी इसकी एक सीमा है। गुणात्मक प्रदत्तों की आत्मपरक व्याख्या। नेक्स्ट जो आता है, देखो अभी हमने बात करी थी पीछे क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में, और इसमें क्या था कि हमने डाटा कैसे लिया था? नंबरिंग में ना लेके हमने लिया था कहानी के रूप में या फिर लेखन के रूप में या रिकॉर्डिंग के रूप में लिया था। तो जो गुणात्मक अध्ययन होते हैं ना वो प्राय जो है आत्मपरक होते हैं। अभी आप लोगों को कोई नया वर्ड मिला होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि जो परीक्षण कर रहा है उसके खुद के अनुभव भी वो अपने रिजल्ट के साथ में कहीं ना कहीं जोड़ देता है। इसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत जो है बायसनेस आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे आप लोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी डेटा की जो व्याख्या है वो भिन्न हो सकती है। एक मनोवैज्ञानिक से दूसरे मनोवैज्ञानिक में जो हमारे प्रदत्त हैं उनकी व्याख्या भिन्न हो सकती है। जैसे अब आप ऐसे सोचो कि आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अगर आपने क्वेश्चन 4 पेज का लिखा है और आंसर कैसा भी आपने लिखा है तो एक टीचर तो आपको 10 में से 8 नंबर दे देगा, लेकिन दूसरा आपको 5 ही देगा, और हो सकता है कि कोई और टीचर आपको 10 में से 9 नंबर दे दे। तो हर किसी के लिए आपके आंसर की वैल्यू अलग हो गई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि टीचर का खुद के अनुभव भी उसके साथ में ऐड हो गए हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो गुणात्मक प्रदत्त होते हैं वो प्राय आत्मपरक हो जाते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक नैतिक मुद्दे। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। इसमें क्या है कि नैतिक मुद्दे क्या है कि हम अनुसंधान करते समय किन किन बातों का हम ध्यान रखें, है ना। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोग हमारे पार्टिसिपेंट है या प्रतिभागी हैं, जो हमारे अनुसंधान में भाग ले रहे हैं, हमें उनके भी जो है अधिकार का हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे कि अध्ययन में भाग लेने के लिए जो व्यक्ति है ना उसकी निजता का ध्यान रखना है, उसकी रुचि का सम्मान करना है, उसके अध्ययन के प्रतिभागियों के उपकार अथवा हमें उसकी किसी खतरे से रक्षा करनी है, और जो अनुसंधान के लाभ हैं उनमें सभी प्रतिभागियों की भागीदारी होनी जरूरी है।
तो इसमें हम कुछ नैतिक मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होती है स्वैच्छिक सहभागिता। स्वैच्छिक यानी कि वॉलंटरी, यानी कि जो व्यक्ति हमारे अनुसंधान में भाग ले रहा है तो उसकी मर्जी होनी चाहिए कि वो हमारे अनुसंधान में भाग ले अथवा नहीं ले। हम उसके साथ में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि उसको हमारे जो अनुसंधान है उसमें भाग लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। और ये भाग कैसे लेना है कि हम उसको किसी बात को लेकर टॉर्चर नहीं करेंगे कि भाई नहीं, हम तुमको लेना पड़ेगा, हमारा जो रिसर्च है वो तुमको करवाना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते, या फिर हमें उसे किसी चीज़ का लालच नहीं दे सकते कि भाई तुम हमारे अनुसंधान में भाग ले लो, हम तुमको गिफ्ट देंगे। ऐसा नहीं होता है। जो भी वो अनुसंधान में भाग लेगा तो अपनी मर्जी से लेगा। नेक्स्ट आता है सूचित सहमति। तो जो अनुसंधान में भाग लेने वाला प्रतिभागी होता है ना, उसको इस बात की जानकारी लेने का पूरा अधिकार होता है कि अध्ययन के दौरान या अनुसंधान के दौरान उसके साथ में क्या कुछ किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है कि इसकी सूचित सहमति के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अनुसंधान में भाग ले रहे हैं, प्रतिभागी ले रहे हैं, उनको पहले से ही इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम उनसे किस प्रकार का डेटा लेंगे, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में देखो क्या होता है कि प्रयोग के समय विद्युत आघात यानी बिजली के झटके भी दिए जाते हैं और कुछ ऐसे उद्दीपक भी दिए जाते हैं जो कि हमारे प्रतिभागी को अप्रिय होते हैं। तो इससे क्या होता है, या फिर किसी व्यक्ति से उसकी बहुत ज़्यादा पर्सनल सूचनाएं मांगी जा सकती है जो कि वो दूसरों को नहीं बताना चाहता है। तो कुछ अध्ययन जो होते हैं उनमें क्या करते हैं कि झूठ बोल के डेटा को ले लिया जाता है कि नहीं, हम आपके साथ में ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेंगे, और बाद में परीक्षण के दौरान उनके साथ में उनकी मर्जी के बिना कुछ भी उनसे काम करवाया जाता है। तो जो हमारा प्रतिभागी है उसको पहले से ही हम बता के रखें कि भाई परीक्षण में आपके साथ में हम क्या कुछ करने वाले हैं, और अगर वो सहमत है तो ही हम उस परीक्षण को करेंगे। नेक्स्ट आता है स्पष्टीकरण। देखो, अध्ययन समाप्त हो जाने के बाद में हमें जो हमारा प्रतिभागी है, हमें उसको वो सारी सूचनाएं देनी चाहिए जिनको उसने अनुसंधान के दौरान ठीक से नहीं समझा था, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हम जो है कि हमारा रिजल्ट बायस ना हो जाए, हम अपने प्रतिभागी को सारी जानकारी नहीं देते, तो हमारा अध्ययन समाप्त होने के बाद में हम जो हमारा जो प्रतिभागी है उसको हम वो सारे स्पष्टीकरण दे दें कि आपके साथ हमने क्या क्या किया है, क्यों क्यों किया है। जिससे कि स्पष्टीकरण देने का उद्देश्य देखो ये होता है कि जो प्रतिभागी है वो शारीरिक और मानसिक दशा में अपनी अपनी मर्जी से अब इस अध्ययन के अंदर शामिल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अध्ययन के परिणाम की भागीदारी। तो जैसे आप लोगों का जो अध्ययन ख़त्म हुआ है उसके बाद हमें क्या करना है कि जो लोग हमारे जिनसे हमने डाटा लिया है, रिज़ल्ट निकालने के बाद हम उनको बताएं कि भाई आपके परिणाम क्या रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब वो हमारे रिजल्ट हमारे अध्ययन में भाग लेते हैं तो प्रतिभागियों के अंदर ये जिज्ञासा होती है ना कि मुझे मेरे बारे में जानने को मिलेगा, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, है ना। जैसे आप लोग जब अपना एग्ज़ाम देते हो, कोई भी टेस्ट देते हो, तो आप लोगों को भी रहता है ना कि हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारे मार्क्स कितने आए हैं। तो ऐसे ही अनुसंधान में भाग लेने वाले लोगों के साथ भी होता है। तो उनको हम बाद में जब हमारा अनुसंधान ख़त्म हो गया उनके बारे में हम उनको जानकारी दे दें। नेक्स्ट आता है और सबसे लास्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रदत्त स्रोतों की गोपनीयता। देखिए, अगर आप मनोविज्ञान के क्षेत्र में हैं तो आपको इस बात की सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि जो भी रिज़ल्ट हमें प्राप्त हुए हैं हमारे प्रतिभागी से, हमें उनको किसी को भी नहीं बताना है। यानी हमारा जो प्रतिभागी है उसके पास में निजता का अधिकार है, और अनुसंधानकर्ता को ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके जो डाटा हैं, जो सूचनाएं हैं, उनको हम अत्यंत गोपनीय रखें, और सूचनाओं का प्रयोग हम जो सिर्फ अपने अनुसंधान के लिए करें। किसी भी दशा में हम किसी अन्य व्यक्ति को उनकी सूचनाओं के बारे में जानकारी नहीं देंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को लेसन समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 NCERT 11 साइकोलॉजी शुरू करेंगे। थैंक यू।